हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्षितिज बैच में आईआईटी जैम 2023। मैं हूं डॉक्टर आशीष और हम लोग जो पढ़ रहे हैं साथ में वो है एनिमल बायोलॉजी का पार्ट। तो एनिमल बायोलॉजी के पार्ट में हमने जो लास्ट लेक्चर किया था वो था इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट इज एंटीबॉडी और सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। वो वाला पार्ट हमने कवर किया था और अब जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो है इनेट एंड अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एक्चुअली क्या होना चाहिए कि ये जो है ये स्टार्टिंग का पार्ट है, ये वाला जो है ये स्टार्टिंग का पार्ट है और बाद वाला जो पार्ट है हमारे जो आईआईटी जैम के सिलेबस में है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये वाला पार्ट है बाद वाला पार्ट, लेकिन हमने इसको बाद में किया है इनेट एंड अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। वो इसलिए किया है क्योंकि आपको जो भी सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के बारे में उनके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए, एंटीबॉडी के बारे में पता चल जाए, तो ये वाला पार्ट करने में हमें क्या रहेगी, इजी रहेगा ये हमारे लिए। इसलिए हमने ये वाला पार्ट जो है वो बाद के लिए रखा था। और आज जो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं मेनली दो ही टॉपिक हैं, इनेट एंड अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम के अंदर इनेट एंड अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ये दो पार्ट्स हैं, ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और इसके अंदर जो पहला टॉपिक रहने वाला है दैट इज इनेट इम्यून सिस्टम, सेकंड रहने वाला है अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे ये इनेट इम्यून सिस्टम, अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम कहां से आया, अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहां से आया, किस किस से बना रहता है, ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज के अंदर तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम जो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है वो कोई भी फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल्स, पैथोजेंस, ठीक है, फॉरेन इन्वेडिंग फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, उनसे जो प्रोटेक्ट करता है हमारा बॉडी का वो सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इम्यून सिस्टम। तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम, द सिस्टम ऑफ बॉडी विच प्रोटेक्ट्स, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल्स, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन इन्वेडिंग, जो अंदर आ रहा है, इन्वेडिंग पार्टिकल्स, ठीक है, राइट। तो ऐसा सिस्टम जो कोई भी फॉरेन बाहर का पार्टिकल अदर देन इम्यून सिस्टम या अदर देन आवर बॉडी उससे जो प्रोटेक्ट कर रहा है दैट इज नोन एज इम्यून सिस्टम। और ये फॉरेन पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है, इसमें कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी पैथोजन हो सकता है, इसमें पैथोजन, कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी भी एक फूड से क्या होती है, एलर्जी होती है, तो ये फूड जो है वो उसके लिए एक फॉरेन पार्टिकल्स की तरह काम कर सकता है। तो ये एक पैथोजन हो सकता है, फूड पार्टिकल हो सकता है और कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल हो सकता है। तो ये जो है ये जो डेफिनेशन है एक इसकी होगी इम्यून सिस्टम की। एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। द टर्म इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम और लोगस का मतलब या लॉजी का मतलब स्टडी। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। ये क्या है, ये हो गया स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून
सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमने ये देख लिया कि इम्यून सिस्टम क्या है और इम्यूनोलॉजी जो है वो क्या है। और इम्यून सिस्टम के अगर टाइप्स की बात करें, इम्यून सिस्टम को ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है इनेट, एक को बोला जाता है इनेट और दूसरे को बोला जाता है एक्वायर्ड। इनेट इम्यून सिस्टम एंड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ये क्या हो गया, टाइप्स किसका, इम्यून सिस्टम का, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इनेट जो है, इनेट, इनेट को हम सिंप्लीफाई अगर करें तो इनेट को हम बोल सकते हैं इनबोर्न। इनबोर्न जो इम्यून सिस्टम जन्म से ही हमारे पास प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है इनेट इम्यून सिस्टम और इनबोर्न इम्यून सिस्टम। अक्वायर्ड, अक्वायर्ड जो कि बर्थ के बाद हमें मिलता है, दैट इज अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। डेवलप आफ्टर बर्थ, डेवलप आफ्टर बर्थ। इस टर्म, इस ये वाला जो टर्म है इसको हम थोड़ा सा और ठीक करेंगे, कहां, आगे। डेवलप आफ्टर बर्थ, इसको हम थोड़ा सा और ठीक करेंगे कि आफ्टर बर्थ का मतलब क्या है, कोई फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल आया, कोई भी पैथोजन आया बॉडी के अंदर, वो पैथोजन आने की वजह से जो इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ वो होगा अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। हम यहां मेंशन कर सकते हैं कि इट डेवलप्स ड्यू टू, इट डेवलप ड्यू टू फर्स्ट इनकाउंटर, फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ एन एंटीजन। कोई भी एंटीजन का जो पहला इनकाउंटर होता है उसकी वजह से ये सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, जिसको हमने क्या बोला, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो ये 2 टाइप का होगा इम्यून सिस्टम। देख लिया इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम एंड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो ये हो गया इसके बारे में। अब एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या, एक एक करके हम लोग देखते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जो जा रहे हैं वो है इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो आपका डिफॉल्ट इम्यून सिस्टम होता है। जैसे कि आता है ना मोबाइल्स के अंदर इनबिल्ट ऐप होती है, डिफॉल्ट ऐप जो उसके अंदर होती है, उसको आप क्या नहीं कर सकते हो, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। इस तरह का जो सिस्टम है, इस तरह का जैसा कि उस मोबाइल के अंदर है जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, इस तरह की जो ऐप है वो उनको हम बोलते हैं डिफॉल्ट ऐप। तो ये जो इम्यून सिस्टम है ये डिफॉल्ट इम्यून सिस्टम है और ये बर्थ के साथ हमें मिलता है। इनेट इम्यून सिस्टम क्या है, इनेट या इनबोर्न, इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इनबोर्न। बर्थ के साथ जो है वो हमें मिलता है। और ये जो है ये डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इम्यून सिस्टम है, ये डिफॉल्ट इम्यून सिस्टम जो कि सबके पास होता है, हर मोबाइल के अंदर आता है ये डिफॉल्ट इम्यून सिस्टम। मोबाइल से मेरा मतलब आप मोबाइल मत समझना, सबको जो है वो ये इम्यून सिस्टम मिलता है बर्थ के साथ साथ। और इसको जो है ब्रॉडली डिवाइड किया गया है, इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, इस इम्यून सिस्टम को भी। इसमें जो सब डिविजन्स है इस इम्यून सिस्टम के, उसमें आता है अनाटमिकल बैरियर। उसमें क्या आता है, अनाटमिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। अनाटमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और क्या,
inflammatory reactions, inflammatory reactions, inflammatory reactions। तो इसको जो है वो तीन चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अनाटमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स और सेल्यूलर रेस्पॉन्स, सेल्यूलर रेस्पॉन्स। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो अगर हम बात करें कि इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो इनबोर्न इम्यून सिस्टम है, डिफॉल्ट इम्यून सिस्टम है, और ये इम्यून सिस्टम जो है वो है नॉन स्पेसिफिक। वो कैसा है? नॉन स्पेसिफिक जो है वो ये वाला इम्यून सिस्टम कैसा है? नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, ये ऐसा इम्यून सिस्टम है। कोई स्पेशल नहीं है कि एक बैक्टीरिया आ रहा है, टाइफाइड का बैक्टीरिया आ रहा है तो ये उसके अगेंस्ट ही काम करेगा, बाकी के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आए सबके लिए ये बराबर काम करता है, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आ रहा है बॉडी के अंदर, उनके साथ ये भेदभाव नहीं करता कि पर्टिकुलर उसी के कोई उसके अगेंस्ट ही हमें रेस्पॉन्ड करना है, ऐसा नहीं होता है। ये सबको बराबर समझता है। कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, किसी भी डिजीज का बैक्टीरिया आया, ये सबको बराबर समझता है, नॉन स्पेसिफिक होता है ये। तो ये वाला जो इम्यून सिस्टम है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है अनाटमिकल बैरियर्स के अंदर। तो अनाटमिकल बैरियर में क्या आता है? फॉर एग्जांपल हमारी स्किन, अनाटमिकल बैरियर में आ गया स्किन, क्योंकि ये हमें कवर करती है, हमारे टिश्यूज को कवर करती है। साथ में क्या आ गया? म्यूकस, साथ में क्या आ गया? म्यूकस लेयर, म्यूकस की लेयर, जो कि बहुत सारे हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट होती है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट रहती है। इसमें ये क्या होता है कि एक म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है इस तरह से। जैसे मान लो कि हमारी इंटेस्टाइन है, बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड इंटेस्टाइन है, और उस इंटेस्टाइन के इंटरनल सरफेस पे एक लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकस की। वो म्यूकस क्या करता है? कोई बैक्टीरिया आया मान लो, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, क्या है ट्रांसवर्स सेक्शन? किसका? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। सपोज करो कि हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक देख रहे हैं, ये हमारी क्या है? इंटेस्टाइन का सेक्शन है, और ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास विलाई, जो कि एब्जॉर्प्शन करवाते हैं फूड का, और इस तरह से हमने ये बना दिया विलाई। ये क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब इसके साथ साथ एक लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकस की, इसको पूरी तरह से कवर करती है, ये कवर कर दिया म्यूकस की लेयर, ठीक है, ये हो गया म्यूकस की लेयर। और ये जो म्यूकस की लेयर है, मान लो ये हो गया म्यूकस, ये क्या करता है? म्यूकस जो है वो बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको ट्रैप कर देता है। इट विल ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स को वो ट्रैप कर देगा। कौन? म्यूकस। लेकिन यहां पे क्या होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ठीक है, ये हो गया राइट, इट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो म्यूकस है वो ट्रैप कर देता है, ठीक है। वो क्या करता है? कोई भी पार्टिकल आया, डस्ट पार्टिकल आया या फिर क्या आया हमारे पास? फॉरेन पार्टिकल, रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो म्यूकस है दैट विल ट्रैप किसको? डस्ट को, फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को। उसके बाद वो क्या करेगा? इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं,
इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वो सीलिया का जो मूवमेंट है वो उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर की तरफ एक्सपेल कर देंगे। दे विल एक्सपेल द सीलिया will expel the cilia will expel the foreign particles the cilia will expel foreign particles outside। ठीक है, वो बाहर की तरफ उसको मूवमेंट, अपने सीलिया अपने मूवमेंट की वजह से उस फॉरेन पार्टिकल को क्या करेंगे, बाहर की तरफ एक्सपेल कर देंगे। दे विल एक्सपेल आउट द फॉरेन पार्टिकल आउट ऑफ, या फिर आउटसाइड द सिस्टम, वो उसको बाहर कर देंगे। तो ये जो था ये सीलिया वाला स्पेसिफिक था रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो म्यूकस होता है वो फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, वो उसको ट्रैप कर लेता है। तो ये हो गए हमारे पास अनाटमिकल बैरियर, जो कि क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देते। तो ये सबसे पहला हमारे पास क्या हो गया, दिस वन इज द अनाटमिकल बैरियर। ये हमारे पास क्या हो गया, अनाटमिकल बैरियर हो गया। सेकंड पे हम चलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरफ। सेकंड पे हम जा रहे हैं, तो दिस वन इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, और फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो एग्जाम्पल हम देखते हैं, फिजियोलॉजी जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि इंडिविजुअल की कोई ऐसी फिजियोलॉजी होगी जिसकी वजह से वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। वो फिजियोलॉजी किससे, फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल से, बैक्टीरिया से या वायरसेस से, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस तरह के जो बैरियर्स हैं उनको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें सबसे पहले आता है फीवर। फीवर, फीवर कब होता है, फीवर जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक रेस्पॉन्स होता है। फीवर इज द रेस्पॉन्स ऑफ, फीवर इज द रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का ये क्या है, फीवर एक रेस्पॉन्स है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, बॉडी ने क्या किया, अपना टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर वो राइज करना शुरू कर दिया, ताकि कोशिश ये करे इम्यून सिस्टम कि वो फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो सरवाइव ना करे इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर पे। तो ये फीवर जो है वो एक क्या है, वो भी एक इम्यून रेस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, जो इसलिए होता है ताकि अगर कुछ इंफेक्शन हुआ है तो उससे बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन सभी फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस चीज से वो जो सभी पार्टिकल्स होते हैं वो इस चीज को जो है वो प्रॉपरली या बराबर रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मतलब क्या, मतलब कुछ तो इससे जो है वो मर जाते हैं। जैसे अगर कोई भी बैक्टीरिया आया या कोई भी वायरस आया, तो कुछ इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनसे बॉडी ओवरकम हो जाती है। बॉडी ओवरकम होने का मतलब कि उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन सभी के सभी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। तो फीवर जो है, फीवर एक हमारा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, फिजियोलॉजिकल इम्यून रेस्पॉन्स है अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल्स या पैथोजेंस। दूसरा क्या हो गया, एसिडिटी इन द स्टमक। एसिडिटी इन द स्टमक, स्टमक के अंदर एसिडिटी। कोई पार्टिकल, जैसे हमने क्या किया, फूड के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो है वो बॉडी के अंदर चला गया, फूड के थ्रू कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर चला गया, इसोफेगस से होता हुआ वो पहुंचेगा कहां पे, स्टमक के अंदर। और स्टमक का जो पीएच है वो कैसा होता है, वो होता है एसिडिक। स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है, और एसिडिक पीएच जो है वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, कोई भी फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या, और होता है लाइसोजाइम। और क्या होता है, लाइसोजाइम। इसमें क्या आ गया, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या है, एक एंजाइम है। कहां प्रेजेंट होता है, टीयर्स में प्रेजेंट होता है, टीयर्स में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। और कुछ और सिक्रीशंस होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और कहां प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर भी सिक्रीट होता है। ठीक है, कुछ सेल्स होती हैं पेनेथ सेल्स, ये लाइसोजाइम को सिक्रीट करते हैं। पेनेथ सेल से आता है लाइसोजाइम। पेनेथ सेल से क्या आता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है कौन, लाइसोजाइम। कहां से आया, पेनेथ सेल से। और पेनेथ सेल की लोकेशन कहां है, इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन में अगर स्पेसिफिक बात करें तो क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन, क्रिप्ट्स ऑफ, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन जो है वहां पे पेनेथ सेल्स होती हैं। वो पेनेथ सेल्स जो है वो लाइसोजाइम प्रोड्यूस करती हैं, कहां, इंटेस्टाइन के केस में। लेकिन लाइसोजाइम जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है टीयर्स के अंदर और हमारे सलाइवा के अंदर। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है लाइसोजाइम। तो वहां भी अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको भी वो किल कर देगा। टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वहां से बैक्टीरिया का क्लियरेंस हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, फिजियोलॉजिकल बैरियर के, जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को किससे, फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल से। हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर देख लिया, अनाटमिकल बैरियर देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे जो आता है दैट इज इंफ्लामेटरी रिएक्शन या फिर इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ये हम देखने जा रहे हैं, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। देखो इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स में क्या होता है, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स में क्या होता है, आइए चेक करते हैं। इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, जैसे हमारी कोई बॉडी की सेल है, कोई भी बॉडी की क्या है, सेल है। और ये बॉडी की सेल जो है वो वायरस से क्या हो गई, वो वायरस से इन्फेक्ट हो गई, इन्फेक्ट विद वायरस। वायरस से क्या हो गई, ये सेल जो है ये इन्फेक्ट हो गई। तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगी, वो अपनी सराउंडिंग में कुछ सीक्रीशंस करती है। सराउंडिंग में क्या क्या करती है, कुछ सीक्रीशंस करती है। और सीक्रीशंस किसकी करती है, इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स की वो क्या करती है, सीक्रीशन करती है। कोई भी सेल बॉडी की जो इन्फेक्ट हो गई है, किससे, किससे इन्फेक्ट हो गई है, कोई भी वायरस से। वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद ये सेल जो है कुछ सीक्रीशंस करती है इस तरह से अपने सराउंडिंग में। ठीक है, ये हो गई सीक्रीशन। इसको अलग कलर से दिखा दो यहां पे, ये क्या है, इट इज सीक्रीशन। और सीक्रीशन किसकी, इंटरफेरोन की। अब इंटरफेरोन की सीक्रीशन जो है वो क्या करेगी, वो डैमेज कर देगी सराउंडिंग एरिया को, या सराउंडिंग सेल्स को प्रोटेक्ट कर लेती है वो अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस। ये जो इंटरफेरोन है इट विल प्रोटेक्ट द सराउंडिंग सेल्स
It will protect the surrounding cells against that particular virus. तो ये जो है ये एक तरह से सेल्यूलर रेस्पॉन्स भी है और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी है. इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में जो मेनली पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है? वो करता है हिस्टामाइन. हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन. Histamine and prostaglandin participate in inflammatory reactions. कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन पार्टिसिपेट इन इंफ्लामेटरी रिएक्शंस. इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करता है? हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. तो अगर यहां पे इंफ्लामेटरी बात आ गई तो हम आगे का भी डिस्कस कर लेते हैं इन्फ्लामेशन में क्या होता है. और ये रेस्पॉन्स आता है कहां से? मास्ट सेल से. मास्ट सेल्स एंड इओसिनोफिल्स. मास्ट सेल्स एंड इओसिनोफिल्स से क्या आता है? ये रेस्पॉन्स आता है. कौन सा? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स. और जो एंटीबॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है किसमें? एलर्जिक रेस्पॉन्स और हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स, जिसको इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, वो एंटीबॉडी होती है आईजीई. वो कौन होती है? आईजीई, मीडिएटेड रेस्पॉन्स. ये जो है ये एलर्जिक रेस्पॉन्स, ये कैसा होता है? एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है आईजीई मीडिएटेड, क्योंकि आईजीई के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो इओसिनोफिल के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और बेसोफिल के भी ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या हो गया हमारा? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स. ये क्या हो गया? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स. और कई बार क्या होता है, काफी बार जैसे बॉडी के किसी पार्ट में या तो कट लग जाता है, कोई भी कट लग जाता है, या वहां कोई क्या हो जाता है? इन्फेक्शन. बॉडी के किसी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो गया और या फिर कट लग गया, उस कंडीशन में क्या होता है? वो एरिया जो है वो रेडिश हो जाता है. एरिया बिकेम रेडिश. वो रेडिश हो जाता है वो एरिया, और वहां पे क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है. वो एरिया रेडिश हो जाता है, साथ में वहां पे क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है. वो रेस्पॉन्स जो है वो भी इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स है. कब? ड्यूरिंग इन्फेक्शन और इंजरी. जब इन्फेक्शन होता है या फिर इंजरी होती है किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में, वहां क्या होता है? वो एरिया जो है वो रेडिश हो जाता है. द एरिया बिकम रेडिश का मतलब वो वाला रेडिश नहीं, सब्जी वाला रेडिश नहीं, लाल कलर का हो जाता है. द एरिया बिकेम रेडिश एंड इन्फ्लाम्ड, और वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है. उस जगह का टेम्परेचर भी राइज करना शुरू हो जाता है. उस जगह का टेम्परेचर भी राइज करना शुरू हो जाता है. और टेम्परेचर वो ये जो रेस्पॉन्स आ रहे हैं कि वहां का टेम्परेचर राइज हुआ, वहां का क्या हुआ? वो रेडिश एरिया क्यों हुआ और इन्फ्लामेशन क्यों हुई, ये सब जो है ये हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है हमारी बॉडी का. जैसे मान लो वहां पे उस कंडीशन में क्या होगा जहां पे इंजरी हुई है,
इंजरी जो साइट है वो क्या हो जाएगी, वो रेडिश हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी, और वहां इन्फ्लामेशन हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, रेड, वो रेड कलर की हो जाएगी। और वहां का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली जो है राइज कर जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है। वो क्या है, वो क्या है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। वो क्या है, वो है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। कैसे हुआ, उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ क्योंकि वहां पे वैस्कुलराइजेशन होता है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी राइज होगा उस एरिया के अंदर। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो उसका रेड कलर भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन किस वजह से हुई, वहां पे इम्यून सेल्स आना स्टार्ट कर देंगी। वहां पे इम्यून सेल्स आ जाएंगी, जैसे कि मास्ट सेल्स, इम्यून सेल्स लाइक मास्ट सेल्स, लाइक मास्ट सेल्स। और कौन सी सेल्स आ सकती हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल्स विच रीच वेरी फर्स्ट टू द पॉइंट ऑफ इंजरी और टू द साइट ऑफ इंजरी और टू द साइट ऑफ इंफेक्शन। यहां न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स ये आना शुरू हो जाएंगे। इनकी वजह से क्या होगा, जैसे न्यूट्रोफिल्स के में ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगे। मास्ट सेल्स में हमने बोला कि इसमें क्या होता है, हिस्टामाइन होता है, दे विल रिलीज हिस्टामाइन, दे विल रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, they will release the prostaglandins and histamines, they are vasodilator। ये कैसे हैं, ये हैं वैसो डायलेटर। और वैसोडाइलेटर है, इसी वजह से क्या हुआ है, यहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया है। क्योंकि ये वैसोडाइलेटर है, इस वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा। और ये सारी प्रोसेस जो है वो साइट ऑफ इंफेक्शन और इंजरी जो है वो सारे के सारे वो यहां पे प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो ये जो था, ये था हमारा इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स बॉडी का अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडिंग पैथोजन और एट ए इंजरी साइट, और एट ए इंजरी साइट। और अगर अगर हम बात करें सेल्यूलर रेस्पॉन्स का, तो सेल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होते हैं सेल्यूलर रेस्पॉन्स में, चलो वो देख लेते हैं। सेल्स इन्वॉल्व, सेल्स इन्वॉल्व इन सेल्यूलर इनेट इम्यून रेस्पॉन्स, इनेट इम्यून रेस्पॉन्स। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स में भी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए डिस्टिंक्शन रखने के लिए कि सेल्स इन्वॉल्व, अगर मैं यहां लिख देता कि सेल्स इन्वॉल्व इन द इम्यून रेस्पॉन्स, तो हमें यह पता नहीं चल पाता कि हम एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं या इनेट इम्यून रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। इनमें से जो सेल्स इन्वॉल्व होती है इनेट इम्यून रेस्पॉन्स में, उनमें अगर हम बात करें, अगर हमने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि कौन कौन सी इम्यून सेल्स होती है, इम्यून सिस्टम की कौन कौन सी सेल्स होती है मेजर सेल्स, तो उनमें आती है न्यूट्रोफिल, दे आर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और क्या, बेसोफिल, मैक्रोफेज, एनके सेल्स,
डेंड्राइटिक सेल्स, और एक और बच गई जिसका नाम है मास्ट सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, मास्ट सेल्स। ये सेल्स जो है, ये सारी की सारी सेल्स इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, इनेट इम्यून रेस्पॉन्स, जो सेल मीडिएटेड इनेट इम्यून रेस्पॉन्स है, उसमें ये सारी की सारी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर बात करें न्यूट्रोफिल की, अभी हम बात कर चुके हैं न्यूट्रोफिल की, न्यूट्रोफिल किस एरिया पे आता है। हमने बोला कि ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, ये ग्रेन्युलोसाइट्स, इओसिनोफिल ग्रेन्युलोसाइट, बेसोफिल ग्रेन्युलोसाइट। हमने पढ़ा दिया कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इन तीनों के अंदर। तो ये सारी क्या हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स। और इनके ग्रेन्यूल्स के सीक्रीशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इनके अंदर हिस्टामाइन वगैरह प्रेजेंट होता है, हिस्टामाइन जो कि एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। कौन, इनके ग्रेन्यूल्स का सीक्रीशन। बात करें मास्ट सेल की, मैक्रोफेजेस की, मैक्रोफेज अगर टिश्यू के अंदर होती है तो उसको मैक्रोफेज बोलते हैं, अगर वो ब्लड सर्कुलेशन में होती है तो उसको मोनोसाइट बोलते हैं, तो उसको मोनोसाइट बोलते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, परफोरिन एंड गेरेंजाइम डिस्कस किया था हमने, परफोरिन एंड गेरेंजाइम, परफोरिन एंड ग्रेंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और यहां क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टामाइन, हिपेरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इंटरफीरोन्स भी प्रेजेंट होते हैं साथ में। जैसे कि हमने देखा था मास्ट सेल्स के केस में, या कुछ ऐसी सेल्स थी जो इंटरफेरोन रिलीज करती हैं, तो इंटरफेरोन्स भी प्रेजेंट होते हैं यहां पे, इंटरफेरोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज हो गया। डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो मोस्ट पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। आज हम बताएंगे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करती है, कैसे फंक्शन करती है। मैक्रोफेजिस जो है, दीज आर द मोस्ट पोटेंट फेगोसिटिक सेल्स। ये क्या है, ये है फेगोसाइटिक सेल्स। न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो द phagocytic cells. Eosinophil, they are also phagocytic cells. They are also phagocytic cells. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में नेचुरल किलर सेल्स और बी सेल्स जो होती हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। मैक्रोफेजिस भी फैगोसिटिक भी शो कर सकती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रॉपर्टीज भी शो कर सकती हैं, लेकिन मेजरली ये फैगोसिटिक इन नेचर होती है। दे आर मेनली फैगोसिटिक इन नेचर। मैक्रोफेजिस क्या होती है, इरेगुलर मेम्ब्रेन इनकी होती है, इसकी मैक्रोफेजिस की, और वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस कर देती हैं। कुछ टर्म्स की हम बात करेंगे, ओप्सोनाइजेशन कि वो क्या होता है, ओप्सोनिन क्या होता है। जैसे यहां देखो, मान लो ये एक सेल्स हमने बना दी और ये सेल्स क्या है, मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है। ये हम एग्जांपल बता रहे हैं किसका, फैगोसाइटोसिस का। यहां कोई फॉरेन एंटीजन पार्टिकल आया, ये फॉरेन एंटीजन पार्टिकल आ गया, आगे का प्रोसेस क्या होगा, इसके जो ये एम्ब्रियो टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरह से, वो उसको इस तरह से कवर कर लेंगे। ये हो गया फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल। बाद में क्या होगा, ये जो है इसको कवर कर लेंगे इसके अंदर, ये हो गया फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल। और यहां अब ये फाइनली जो है अंदर आ गया फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल, एक वैक्यूल के अंदर जो है वो अंदर आ गया। ये थी मैक्रोफेज और ये था एंटीजन,
जिसको हम बार बार फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल्स बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है क्या? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। इसने क्या कर लिया? इसने इंगल्फ कर लिया। इसने क्या कर लिया? इंगल्फ कर लिया। किसको? फॉरेन पार्टिकल को। फॉरेन पार्टिकल को इसने इंगल्फ कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंफ्यूज मत होना फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल और एंटीजन के बीच में। फॉरेन इंगल्फ फॉरेन पार्टिकल। और यहां क्या होगा, जैसे इसके सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। इस तरह से मान लो ये क्या है? ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये अपना सिक्रीशंस रिलीज कर देगा और लाइसोसोम मीडिएटेड यहां किलिंग हो जाएगी। लाइसोसोम मीडिएटेड किलिंग। लाइसोसोम मीडिएटेड किलिंग किसकी? एंटीजन की। यहां फैगोसाइटोसिस परफॉर्म हो गया है। यहां क्या हुआ? फैगोसाइटोसिस परफॉर्म हो गया है। और फैगोसिटिक सेल्स हमने बार बार मेंशन किया है कि कौन कौन सी सेल्स जो वो फैगोसिटिक सेल्स हैं। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? फैगोसाइटोसिस में ये प्रोसेस होता है जो अभी हमने बताया है, फैगोसाइटोसिस। अब एक और क्या प्रोसेस होता है? एक और प्रोसेस होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो हम बार बार ये टर्म यूज कर रहे हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये क्या होता है ऐसा कि हम इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। प्रेजेंटिंग का मतलब कि वो प्रेजेंट कर रही है। एक सेल जो है वो प्रेजेंट कर रही है क्या? एंटीजन को, किसी दूसरी सेल को जो है वो उसको गिफ्ट में दे रही है। मान लो ये कोई सेल है जिसको हमने बोला एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और यहां क्या है? यहां कोई भी पैथोजन है। पैथोजन या फिर एंटीजन अगर इसको बोले तो ज्यादा अच्छा। चलो पैथोजन ही कंसिडर करके चलते हैं। पैथोजन। ये पैथोजन जो है उसका क्या होगा? पैथोजन का इंटरनलाइजेशन ये करवा लेगी ये सेल। यहां क्या होगा? पैथोजन जो है वो अंदर आ गया। इसका मतलब इंटरनलाइजेशन ऑफ पैथोजन। पैथोजन जो है वो सेल के अंदर आ गया। इंटरनलाइजेशन ऑफ पैथोजन। अब इस पैथोजन की प्रोसेसिंग होगी। इस पैथोजन की क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी कि वो किसी पर्टिकुलर पार्ट में टूट रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह से। तो यहां थर्ड स्टेप में क्या हुआ? क्या थर्ड स्टेप में हुआ? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन। एंटीजन की क्या हुई? प्रोसेसिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ? ये जो सेल थी इसने कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं जिसकी हेल्प से इस फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल को प्रेजेंट कर दिया। किसको? या तो टी सेल को या बी सेल को। ये आ गई इम्यून सेल। इम्यून सेल। और इम्यून सेल्स में भी स्पेसिफिक कौन? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपने पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। वही सेल्स जो हैं उसको प्रेजेंट कर दिया इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने। और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर ये क्या है? ये है रिसेप्टर। और इसको इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया? प्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ MHC। यहां हम मेंशन ये नहीं करेंगे कि MHC1 या MHC2, वो एक अलग टॉपिक है। मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। तो इस सेल ने, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थी, इस सेल ने इस एंटीजन को, इस सेल ने, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एक पर्टिकुलर एंटीजन को दूसरी सेल को प्रेजेंट किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये या तो मेनली टी सेल होती है या क्या होती है? बी सेल। या तो टी सेल या फिर बी
सेल ये होती है, टी सेल और बी सेल, इनमें से एक होती है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज एंटीजन प्रेजेंटेशन वाया एंटीजन प्रेजेंटिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसीज। तो इस तरह से जो है वो चीजें परफॉर्म होती है। एक और देखते हैं हम कि नेचुरल किलर सेल्स जो है वो कैसे परफॉर्म करती है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि उनके पास एक तो होता है परफोरिन एंजाइम, एक होता है ग्रेन एंजाइम। परफोरिन क्या करता है, सेल में छेद कर देता है, और ग्रेन एंजाइम क्या करता है, वो एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करवा देता है। एपोप्टोसिस के प्रोसेस को वो इनिशिएट करवा देता है। देखो कैसे, मान लो हमारे पास ये क्या है, ये है एनके सेल, और एनके सेल का नाम क्या है, नेचुरल किलर सेल। दिस इज नेचुरल किलर सेल। और इसके सिक्रीशंस में जो है वो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, इसका जो सिक्रीशन है उसमें एंजाइम एक तो आता है परफोरिन, एक एंजाइम का नाम क्या है, परफोरिन, और एक एंजाइम का नाम है ग्रेंजाइम। परफोरिन एंड ग्रेंजाइम, इसमें से परफोरिन क्या करेगा, दे इट विल क्रिएट ए पोर इन द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के अंदर पोर कर देगा, और मेम्ब्रेन किसकी है, फिर मेम्ब्रेन है कोई भी पैथोजन की मेम्ब्रेन, पैथोजन की मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या कर देगा, छेद कर देगा परफोरिन। और ग्रेनजाइम क्या करेगा, अगर छेद हो गया तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो सेल जो है वो लाइसिस कर जाए, किस वजह से, कि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो जा जाके भरना शुरू हो जाए और वो एक्सप्लोड कर जाए सेल, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा ग्रेनजाइम जो है उसके मीडिएटेड है, कि ग्रेनजाइम क्या करेगा, ग्रेनजाइम इनिशिएट करवा देगा एपोप्टोटिक पाथवे। इट विल इनिशिएट इट विल इनिशिएट एपोप्टोटिक पाथवे, इट विल इनिशिएट एपोप्टोटिक पाथवे ग्रेन एंजाइम। और ये नेचुरल किलर टी सेल्स जो है, इट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनके सेल इज सिमिलर टू साइटोटॉक्सिक टी सेल, टीसी सेल्स। टीसी सेल्स का मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो है, मोड ऑफ एक्शन वो क्या है, वो सिमिलर है टू एनके सेल्स। मोड ऑफ एक्शन जो है वो सिमिलर है किसके जैसा, एनके सेल्स के जैसा। नेचुरल किलर टी सेल्स जो है उनके जैसा ही इनका क्या है, मोड ऑफ एक्शन है। तो अभी तक जो हमने देखा इम्यून सिस्टम के बारे में, इनेट इम्यून सिस्टम, क्या यहां कुछ ऐसा था कि एक स्पेसिफिक सेल जो है वो एक स्पेसिफिक एंटीजन को ही पकड़ के उसको किल कर रही है, ऐसा कुछ नहीं था। ये इम्यून सिस्टम का जो पार्ट है वो एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, जो कि किसी भी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करता है। दिस इज इनेट इम्यून सिस्टम विच इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, विच इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। और सेल्स जो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो भी बैरियर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो हमने मेंशन कर दिए हैं यहां पे सेल्स और बैरियर्स के बारे में। अब जो आता है इम्यून सिस्टम का पार्ट, दैट इज अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इम्यून सिस्टम का, दैट इज अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम।
अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा अभी जस्ट देखा है कि ये इम्यून सिस्टम जो है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक। कैसा होता है, ये होता है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। इट इज स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। ये कैसा है, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, इट विल डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इम्यून सिस्टम को पता होता है कि कौन सा जो पार्टिकल है वो हमारा खुद का है, वो बॉडी का खुद का पार्टिकल है, और कौन सा जो है वो फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल है, वो इसको पता होता है। तो यहां क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ये जो है इम्यून सिस्टम कर लेता है, या हम बोलते हैं कि ये डिफरेंस पता लगा लेता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। और तीसरा जो है यहां पे मेमोरी का डेवलपमेंट होता है, यहां पे मेमोरी का डेवलपमेंट होता है, मेमोरी की फॉर्मेशन यहां होती है। देखते हैं यहां पे क्या होता है इस इम्यून सिस्टम के अंदर, और एक एक इसमें कुछ टर्म्स आने वाली हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग पार्ट आने वाले हैं जहां से आपके क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। ये जो इम्यून सिस्टम है, अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, इट इज मीडिएटेड बाय टी सेल्स एंड बी सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। ब्रॉडली लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स, इट इज मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स। और अगर इसको और नैरो सेंस में लिखें तो हम बोलेंगे कि इट इज मीडिएटेड बाय, इनिशियली मीडिएटेड बाय इफेक्टर टी सेल्स एंड इफेक्टर बी सेल्स। तो ये जो इम्यून सिस्टम है इट इज मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में भी पर्टिकुलर कौन, टी सेल्स एंड बी सेल्स। देखो एक स्टोरी देखो, ये जो है ये एक फॉरेन पार्टिकल है, जिस या फिर क्या है, ये एंटीजन है। ये क्या है, ये एक एंटीजन है या फिर फॉरेन इन्वेडिंग पार्टिकल है। ये हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ है, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर विद द इम्यून सिस्टम, विद द इम्यून सिस्टम, कि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ इसका पहली बार एनकाउंटर हुआ है, पहली बार ये इम्यून सिस्टम के साथ मिला है। अब क्या हुआ, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया गया। किसके द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया, कोई भी सेल है या कोई भी एक पर्टिकुलर हमारे पास सेल है, उस सेल के पास एक एंटीबॉडी का रिसेप्टर है, उस पे आईजीजी लगा हुआ है या आईजीएम लगा हुआ है या आईजीडी लगा हुआ है। वो एंटीबॉडी जो है वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। एक तो हो गया ये। इस एंटीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन के ऊपर कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं जिसका हम नाम अभी बताते हैं। तो एंटीजन के पास क्या होता है, एंटीजन के पास होता है पैथोजन, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किस पे, एंटीजन्स के ऊपर। इसको हम PAMPS बोल सकते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। कहां प्रेजेंट होते हैं, पैथोजन के सरफेस के ऊपर।
वो रिकॉग्नाइज कर लिए जाते हैं पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर के द्वारा। पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, PRR, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। और पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर होते हैं TLRS एंड NLR। TLR और NLR, TLR का मतलब टोल लाइक रिसेप्टर, NLR का मतलब नोड लाइक रिसेप्टर। ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बॉडी की सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इम्यून सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये TLR। तो ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं किसको? एंटीजन को। एंटीजन को क्या कर लिया? रिकॉग्नाइज कर लिया एक किसी सेल ने। तो मान के चलते हैं कि ये एंटीजन जो था और ये एक सेल है, ये क्या है? रिसेप्टर। जहां मैं R लिख रहा हूं मतलब वो है रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जो है इसने बाइंड कर लिया इस एंटीजन को। अब ये रिसेप्टर में क्या हो सकता है? टोल लाइक रिसेप्टर भी हो सकता है, नोड लाइक रिसेप्टर भी हो सकता है, और कोई एंटीबॉडी भी हो सकती है, क्योंकि हमने बताया कि इम्यून सेल्स के ऊपर एंटीबॉडी के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और उस रिसेप्टर के साथ एंटीबॉडी अटैच रहती है। कोई भी तरीका हो सकता है कि पैथोजन जो है वो रिकॉग्नाइज हो गया, पहचान लिया गया किसी भी इम्यून सेल्स के द्वारा। अब ये इम्यून सेल्स जो है मान के चलो कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। जैसा कि आप पीछे देख चुके हो, तो ये सेल क्या करेगी? ये सेल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, मान लो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, बीच में कौन सा प्रोसेस आ गया कि जैसा हमने पीछे देखा, बीच में कौन सा प्रोसेस आ गया? जैसा हमने पीछे देखा ये वाला एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाला, कि ये एंटीजन जो था, ये पैथोजन जो था, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया, इंटरनलाइज हुआ, प्रोसेस हुआ एंटीजन, और इसको किसी दूसरी सेल को प्रेजेंट कर दिया गया, जैसे यहां पे प्रेजेंट किया है इस जगह पे। ये प्रोसेस हो चुका है। अब हम यहां पे पहुंचते हैं सीधा, हम सीधा यहां पे पहुंचते हैं। और यहां क्या हुआ? इस सेल ने इस एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया किसी दूसरी सेल को। ये था एंटीजन और ये क्या था? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और यहां पे एक दूसरी सेल जो है वो इस एंटीजन को पहचानेगी। इस एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया गया है यहां पे। और ये सेल मान के चलो हम क्या है? नेव बी सेल। नेव बी सेल, ऐसी बी सेल जो बिल्कुल नई है, या फिर हम सिंपली लिख देते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, तो हम यहां लिख देते हैं कि ये क्या है? ये है बी सेल। या तो बी सेल है या क्या है? टी सेल है। और टी सेल, बी सेल या फिर टी सेल है। ये बाइंड हो गया। अब ये सेल बाइंड कर लिया, ये अपना एंटीजन है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये या तो टी सेल है या फिर क्या है? बी सेल है। अब इसमें क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ये कन्वर्ट हो जाती है या तो एक तो इफेक्टर बी सेल और दूसरा मेमोरी बी सेल। यहां से क्या हुआ? यहां से ये आ गई इफेक्टर बी सेल या फिर टी सेल। मैं यहां एग्जांपल में बी सेल ही पुट कर रहा हूं, आप इसको बी सेल या टी सेल मेंशन कर सकते हो। या तो इफेक्टर बी सेल और दूसरी मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल, इफेक्टर बी सेल और मेमोरी बी सेल। अब इफेक्टर बी सेल क्या करेगी? इफेक्टर बी सेल जो है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। इस एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। कौन? इफेक्टर बी सेल। इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट एंटीजन, अगेंस्ट दैट एंटीजन। उस एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर देगी
और जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी यहां पे वो बिल्कुल स्पेसिफिक होगी किस के अगेंस्ट, इस एंटीजन के स्पेसिफिक वो एंटीबॉडी रहेगी। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इफेक्टर और मेमोरी, इसको ही हम आगे लेके आते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं इफेक्टर, इफेक्टर बी सेल, और दूसरी क्या थी हमारे पास, दूसरी थी मेमोरी बी सेल। दूसरी क्या थी हमारे पास, दूसरी थी मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल, ये हो गई। इफेक्टर बी सेल क्या करेगी, इफेक्टर बी सेल करेगी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट, इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट that particular antigen, against that particular एंटीजन, उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। और मेमोरी बी सेल्स जो है वो जाके स्टोर हो जाएगी कहां पे, इट विल स्टोर इन लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में भी देखेंगे कि क्या होते हैं। इट विल स्टोर इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन में भी कौन से, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये जाके मेमोरी सेल्स जो है वो जाके स्टोर हो जाएगी। और ये क्या करेगी, ये उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी इफेक्टर सेल। और दूसरे केस में क्या हो सकता है कि ये इफेक्टर सेल प्रोलिफरेट होके और इफेक्टर सेल बनाए बिल्कुल वैसी। इस केस को बोला जाता है क्लोनल सिलेक्शन। इसको क्या बोला जाता है, कोलोनल सिलेक्शन। कि एक एंटीजन के अगेंस्ट बी सेल जो थी, नॉर्मल बी सेल जो थी, वो डिवाइड हुई इफेक्टर सेल और मेमोरी बी सेल के अंदर। और मेमोरी बी सेल्स जो है उसने फर्दर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया, या फिर वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं और इफेक्टर बी सेल्स बना सकती है, जो कि किसके अगेंस्ट में होंगी, उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में। और इस प्रोसेस को बोला जाता है कोलोनल सिलेक्शन। द प्रोसेस इज नोन एज कोलोनल सिलेक्शन, उसको कोलोनल सिलेक्शन बोला जाता है। और यहां जो पहली बार इनकाउंटर हुआ है एंटीजन का, द फर्स्ट टाइम इनकाउंटर ऑफ एन एंटीजन एंड फर्स्ट रेस्पॉन्स बाय द इम्यून सिस्टम इज नोन एज प्राइमरी रेस्पॉन्स। क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स किसको बोलेंगे, फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन। अगर एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट पहली बार रेस्पॉन्स हुआ तो उस रेस्पॉन्स को बोला जाता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। और प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो कैसा होता है, वो स्लो होता है। यहां पे क्या होगा, जैसे मान लो मैं यहां लिखूं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स वो कैसा होता है, वो होता है स्लो, वो होता है स्लो। और यहां पे जो सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है वो आप देख चुके हो। अब मान के चलो कि ये जो एंटीजन था, कौन सा, जो हमने पहले देखा, ये वाला एंटीजन, ये एंटीजन, अब ये एंटीजन री एंटर टू द सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर वो दोबारा से एंटर करना चाह रहा है। कौन, ये एंटीजन। तो ये जो इनकाउंटर है, ये जो इनकाउंटर है या एंटर किया है, इसके अगेंस्ट में क्या होगा, ये बॉडी के अंदर एंटर किया है ये वाला, तो यहां पे जो काम करेगा वो करेगा मेमोरी सेल्स। यहां पे किसका काम आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा मेमोरी सेल्स विल
रेस्पोंड, मेमोरी सेल्स जो है वो रेस्पोंड करेंगी यहां पे। अगर कोई एंटीजन सेकंड टाइम बॉडी के अंदर आया है तो मेमोरी सेल्स जो है वो रेस्पोंड करेंगी, और मेमोरी सेल्स का जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो होता है 0 to 2 डेज, 0 to 2 डेज। और यहां पे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स का टाइम हो सकता है ग्रेटर देन 7 डेज, 7 दिन से ज्यादा तक का टाइम वो ले सकती है। दोबारा आया ये एंटीजन तो सेकेंडरी इनकाउंटर हुआ, यहां पे क्या हुआ, इस रेस्पॉन्स को बोला जाता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। और सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो है वो किससे मीडिएटेड होता है, वो मीडिएटेड होता है मेमोरी सेल्स से, मेमोरी सेल्स, ये मेमोरी सेल्स से मीडिएटेड होता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। और सेकेंडरी रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या हुई, इम्यूनिटी आई, किसके अगेंस्ट, ये वाले एंटीजन के अगेंस्ट, जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है, इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इसके अगेंस्ट हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इस तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं क्या, एक्टिव। इस तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं कि एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी को बोला जाता है एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कि एक एंटीजन आया हमारे शरीर के अंदर, उसके अगेंस्ट क्या हुई, इम्यून सिस्टम ने मेमोरी सेल्स का डेवलपमेंट किया, और फ्यूचर में वो अगर एंटीजन दोबारा से बॉडी के अंदर आया तो बॉडी ने रेस्पोंड दिखाया, और बॉडी में वो रेस्पोंड दिखाया मेमोरी बी सेल्स ने, मेमोरी बी सेल्स ने पैथोजन को विद इन 2 डेज जो है वो क्लियर कर दिया। क्यों, क्योंकि मेमोरी सेल्स हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट थी, उन मेमोरी सेल्स ने उसको रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या किया, कई सारे मेथड हैं, बहुत सारे किलिंग के मेथड हैं, वो मेथड का यूज करके उसको क्लियर कर दिया। सेल मीडिएटेड या तो साइटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, यहां पे क्या करेगा, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या हेल्पर टी सेल्स, इस तरह से ये जो है वो उसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट यहां पे रहेगा। तो ये इस तरह की जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप हुई, हमारी बॉडी ने जो इम्यूनिटी डेवलप की एंटीजन के रेस्पॉन्स में, उसको बोला गया एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक और होती है जिसको बोला जाता है पैसिव, एक क्या होता है, पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल कौन सा है, जो हमने यहां देखा, और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मदर से एंटीबॉडी जो है वो जा रही है फीटस की बॉडी के अंदर। तो एंटीबॉडी क्या हमारी खुद की बॉडी में बनी, नहीं, कहीं दूसरी बॉडी के अंदर, कहीं दूसरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हुई, वो एंटीबॉडी जो है किसी दूसरी बॉडी के अंदर गई, तो उस तरह का जो इम्यूनिटी है उसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आईजीजी, पास थ्रू द प्लासेंटा, आईजीजी पास थ्रू द प्लासेंटा, आईजीजी पास थ्रू द प्लासेंटा। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर हम इसको और सिंपली बनाएं तो एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फीटस, फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, मदर से फीटस के अंदर जो एंटीबॉडी जा रही हैं वो एग्जाम्पल है पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी का। वो किसका एग्जाम्पल है, पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी का। और ये किसके थ्रू भी होती है, ये जो हो रही है ये मिल्क के अंदर भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। हमने बताया ना कि सीक्रेटरी फ्लूइड के अंदर
एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो है मिल्क के थ्रू भी पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। और एक केस आता है, एक कंडीशन आती है, मान लो अगर किसी इंसान को स्नेक बाइट हो जाता है, अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसको एंटीडोट दिया जाता है, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद एंटीडोट देते हैं, और उस एंटीडोट की जो फॉर्मेशन होती है वो किसी एनिमल बॉडी के अंदर होती है, उस पर्टिकुलर स्नेक का विनम उस एनिमल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, उसके सीरम से, उस एनिमल के सीरम से हम लोग एंटीबॉडी निकालते हैं, और वो एंटीबॉडी हम डालते हैं किसके अंदर, जिसको सांप ने खा लिया। तो वो एग्जाम्पल जो है स्नेक बाइट, स्नेक बाइट जो है, स्नेक बाइट, स्नेक बाइट एग्जाम्पल नहीं है, स्नेक बाइट का जो ट्रीटमेंट है, स्नेक बाइट का जो एंटीडोट का जो ट्रीटमेंट है, वो एग्जाम्पल है पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। और पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो प्राइमरी रेस्पॉन्स को आने में टाइम लगता है, वो प्राइमरी रेस्पॉन्स का टाइम जो है वो 6 या 7 दिन से ज्यादा हो सकता है। स्नेक बाइट एंटीडोट, स्नेक बाइट के टाइम में जो एंटीडोट दिया जाता है वो एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का। ये हो गया एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। और एक्टिव इम्यूनिटी, इसको एक्टिव इम्यूनिटी भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे तो ये टर्म जो है ये ज्यादा करेक्ट है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन पे आते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के अंदर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है किसका, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, किसमें, वैक्सीनेशन के अंदर। वैक्सीनेशन का बेसिस क्या है, वैक्सीनेशन का जो बेसिस है वो है एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बेसिस है किसका, वो बेसिस है वैक्सीनेशन का, वो बेसिस है किसका, वैक्सीनेशन का। और वैक्सीनेशन के बारे में सबसे पहले जो बातें आती है वो आती है डॉक्टर एडवर्ड जेनर, डॉक्टर एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉक्स की वैक्सीनेशन बनाई थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन का इन्होंने फॉर्मेशन किया था। या स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट सबसे पहली जो वैक्सीनेशन डेवलप हुई थी वो हुई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। वो किसके अगेंस्ट हुई थी, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट हुई थी। और वैक्सीनेशन का जो सबसे पहले जो टर्म आया था वो इसी टाइम से आया था, डॉक्टर एडवर्ड जेनर के टाइम से। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि इन्होंने क्या किया। एक मिल्कमेड थे, एक मिल्कमेड थे, उनको क्या हो गया था, उनको हो गया था काउपॉक्स। मिल्कमेड को क्या हो गया था, काउपॉक्स। और उसने इस मिल्कमेड की बॉडी से क्या किया, पस एस्पायरेट कर लिया, पस एस्पायरेट उसने उसकी बॉडी से कर लिया। और पस एस्पायरेट करने के बाद उसने क्या किया, उसने एक चाइल्ड को जो है वो पस इंजेक्ट करवा दिया। वो पस जो था वो एक चाइल्ड की बॉडी पे इंजेक्ट करवा दिया। और इंजेक्ट करवाने के बाद कुछ टाइम बाद उसने क्या किया, इस चाइल्ड को जो है वो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट विद स्मॉल पॉक्स, इन्फेक्ट विद स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से उस बच्चे को उन्होंने क्या किया, इन्फेक्ट किया। और इन्फेक्ट करने के बाद उन्होंने ये पाया कि ये जो बच्चा था वो क्या था, रेजिस्टेंट। वो क्या था, रेजिस्टेंट था, किससे, स्मॉल पॉक्स से, रेजिस्टेंट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। वो स्मॉल पॉक्स से क्या था, रेजिस्टेंट था वो बच्चा। और उसके अंदर इंसर्ट क्या करवाया गया था, काउपॉक्स। काउपॉक्स, काउपॉक्स का जो पस था वो इंसर्ट करवाया,
उसकी वजह से वो जो बच्चा था वो क्या हुआ, रेजिस्टेंट हो गया, किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स। उसके बाद वैक्सीनेशन हुई, रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन बना, पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनेशन बना, बीसीजी के अगेंस्ट, बीसीजी का जो एक वैक्सीनेशन आता है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस एंड बीसीजी। ठीक है, ये कुछ वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन का जो बेसिक फंडा क्या है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो इसका बेसिक फंडा है। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने सबसे पहला वैक्सीनेशन किया था। उसके बाद लुइस पास्चर ने क्या किया, उन्होंने वैक्सीनेशन जो था रेबीज वगैरह की वैक्सीनेशन उन्होंने तैयार की थी। तो रेबीज की वैक्सीनेशन किसने तैयार की थी, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने बनाई थी रेबीज, रेबीज की वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन का एग्जांपल डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, बीसीजी, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, इसको बोलते हैं बीसीजी, बीसीजी। ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड ये डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड थर्ड, टी का देख लेना क्या है, टी का एक बार चेक करना कि टी का क्या था, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और बीसीजी। ये दो वैक्सीन जो है इनका इंपॉर्टेंस है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों में दी जाती है ये वैक्सीन। ठीक है, बच्चों में ये वैक्सीन दी जाती है। तो डीपीटी जो है या बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, और ये किसके अगेंस्ट होती है और ये किसके अगेंस्ट होती है, इसका मैंने बता दिया है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस। और बीसीजी वाला जो है, बीसीजी का आप लोग चेक करना कि बीसीजी किसके अगेंस्ट है। आई थिंक ये टीबी के अगेंस्ट है, आप लोग चेक करना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में मेंशन कर दूंगा कि बीसीजी किसके अगेंस्ट है। तो ये हो गया वैक्सीनेशन के बारे में। और वैक्सीनेशन के बाद हमने अभी तक क्या क्या देखा, एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी देखा, पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी देखा, वैक्सीनेशन देखा। अब चलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ, यहीं पे ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। यहां पे हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं वो भी रिलेट करते हैं इम्यून सिस्टम से, वो भी इम्यून सिस्टम से रिलेट करते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और दूसरों को बोला जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, इनके अंदर मैच्योरेशन होता है, किसका, बी एंड टी सेल्स का, बी एंड टी सेल्स का यहां पे क्या होता है, मैच्योरेशन। तो बोन मैरो और थाइमस जो है दे आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मैरो एंड थाइमस। तो ऐसे लिम्फोइड ऑर्गन जहां पे इम्यून सेल्स की फॉर्मेशन प्लस उनका मैच्योरेशन होता है, वहां उससे उस लिम्फोइड ऑर्गन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर बोन मैरो के अंदर डेवलपमेंट होता है बी और टी सेल्स का, बी सेल का मैच्योरेशन होता है बोन मैरो में, टी सेल का मैच्योरेशन होता है थाइमस में। ये हो गया मैच्योरेशन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं, या मेमोरी टी सेल्स जो होती हैं, मेमोरी टी सेल्स या मेमोरी बी सेल्स, वो जाके कहां पे स्टोर हो जाती है, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के ऊपर स्टोर हो जाती है। तो इम्यून सेल्स जो है, इम्यून सेल्स यहां पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर स्टोर रहती है। और इसका एग्जाम्पल है स्प्लीन, इसका एग्जाम्पल कौन है,
स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन, लिम्फ नोड और MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT एंड GALT, ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू एंड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के। यहां क्या होती है, इम्यून सेल्स जो है वो जाके स्टोर हो जाती है और जो रेस्पॉन्स आता है, एक मैं आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताता हूं कि अगर कोई एंटीजन दोबारा से आया मान लो, या कोई एंटीजन आ रहा है, तो सेल्स क्या करेंगे, उसको पकड़ के लिम्फ नोड में लेके जाएंगे, उसको पकड़ के लिम्फ नोड पे लेके जाएंगे। जैसे कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है या फिर कोई फैगोसिटिक सेल है, तो मेनली हम बात करें अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है एंटीजन को पकड़ के लिम्फ नोड तक लेके जाएंगे, और लिम्फ नोड में ले जाने के बाद वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन को प्रेजेंट कर देंगी किसको, या तो टी सेल को या बी सेल को। तो जो इफेक्टर फंक्शन आता है इम्यून सिस्टम का, जो इफेक्टर फंक्शन आता है वो आता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। तो यहां क्या होता है, यहां इफेक्टर फंक्शन भी आता है। इफेक्टर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। वो क्या है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो इफेक्टर फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये तो हो गया हमारे पास इनेट इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अभी आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है। इम्यून सिस्टम हमने देखा, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनोलॉजी क्या होता है, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम के अंदर हमने देखा इनेट इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम डिफॉल्ट इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे पास जन्म से ही प्रेजेंट होता है, और ये जो है ये स्पेसिफिक नहीं होता है। ये कैसा होता है, इट इज नॉन स्पेसिफिक। यहां ये नॉन स्पेसिफिक होता है, यहां पे मेमोरी भी नहीं बनती है, नो मेमोरी। और अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीजन्स के स्पेसिफिक होता है, वहां पे मेमोरी सेल्स की भी फॉर्मेशन होती है। तो ये आगे चलते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम के पार्ट अनाटमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सेलुलर रेस्पॉन्स। तो ये सारे के सारे हमने देखे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा, जैसे टीयर्स वगैरह में लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, एसिडिटी जो है वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, पेनथ सेल है लाइसोजाइम रिलीज करता है। ये सारा हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। जो फीवर हमें आता है वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का पार्ट है। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या सेलुलर रेस्पॉन्स, ये भी हमने देखा कि कौन कौन किस किस का इन्वॉल्वमेंट यहां पे होता है। इंजरी की साइट पे क्या होता है, वहां इन्फ्लामेशन कैसे होता है, और कौन कौन सी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर, वो हमने सेल्स देख ली। ये कुछ प्रोसेस हैं जैसे फेगोसाइटोसिस हो गया, या एंटीजन का प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो सारा देख लिया हमने। ये नेचुरल किलर टी सेल्स है, उसका हमने रेस्पॉन्स देख लिया। एक प्रोसेस होता है ओप्सोनाइजेशन, वो हम देख लेते हैं वो क्या होता है। ओप्सोनाइजेशन, ओप्सोनाइजेशन, ओप्सोनाइजेशन क्या होता है, जैसे मान के चलो कि किसी चीज को मैं मार्क कर दूं, किसी चीज को मैं मार्क कर दूं कि इसका यूज करना है किसी भी काम के लिए, वो जो है मार्क करना जो है वो क्या है, वो एक तरह से ओप्सोनाइजेशन हो गया। वो क्या हो गया, ऑप्सोनाइजेशन हो गया। जैसे कि मान के चलो कि मैं कुछ नोट्स पढ़ रहा हूं और उस नोट्स को मैं क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर दे रहा हूं। तो वो जो हाईलाइटेड पार्ट जो है, किसी उस नोट्स को हाईलाइट करना, उसको बोला जाता है ऑप्सोनाइजेशन। और जो हाईलाइटर उसको हाईलाइट कर रहा है वो क्या है, ऑप्सोनिन। वो क्या है, ऑप्सोनिन। अब हम बताते हैं कि हाईलाइटर कौन है और हमने जो नोट्स थे वो नोट्स कौन है। तो इस केस में हमारे जो नोट्स हैं वो तो है हमारा एंटीजन,
और जो हाइलाइटर है वो है हमारी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन के ऊपर मार्क कर देगी, और मार्क करने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि इस चीज को हमने मार्क कर लिया है, उसकी हमें फेगोसाइटोसिस करवा देनी है। ये प्रोसेस को बोला जाता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन इज मार्किंग ऑफ एंटीजन, मार्किंग ऑफ एंटीजन बाय एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है ये फ्री एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है। ये कैसा होता है, फ्री एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है। ये किसी सेल के ऊपर उसके रिसेप्टर पे प्रेजेंट नहीं होता। जो फ्री घूमने वाला एंटीबॉडी है ये वो है। तो ये एंटीबॉडी जो मार्क कर रही है वो है ऑप्सोनिन, और ये जो प्रोसेस है कि मार्क करने वाला प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑप्सोनाइजेशन। और ऑप्सोनाइजेशन के बाद क्या होता है, फेगोसाइटोसिस हो जाती है। ऑप्सोनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो है फेगोसाइटोसिस, दैट इज फेगोसाइटोसिस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑप्सोनाइजेशन। तो हमने देख लिया, लिम्फोइड ऑर्गन भी देख लिया, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमने देख लिया, ऑप्सोनाइजेशन देख लिया। उसके बाद इनेट इम्यून रेस्पॉन्स एंड एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स हमने देख लिया है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, एक चीज हम और देख लेते हैं, बहुत देर से हम लोग कर रहे हैं एंटीजन एंटीजन एंटीजन। तो ये एंटीजन क्या है, अगर अभी तक भी आपको पता नहीं चला तो फिर आप यहां पे देखिए कि एंटीजन क्या है। जैसे हमने बताया थी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है, जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, और कोई पैथोलॉजिकल या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन या कोई डिजीज, और सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि कोई एंटीजन जो कि एक फॉरेन पार्टिकल है। एंटीजन क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है। ये कोई भी कंडीशंस अराइज कर सकता है, और ये एंटीजन जो है ये प्रोटीन भी हो सकता है, दिस कैन बी प्रोटीन, दिस कैन बी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दिस कैन बी लिपिडिक इन नेचर। तो एंटीजन इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेज में एंटीजन, यहां डीएनए आरएनए भी हो सकता है, डीएनए जो है वो भी और आरएनए जो है वो भी एंटीजन की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन मोस्टली कंडीशन में क्या होता है, प्रोटीन एंटीजन होता है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, प्रोटीन जो है वो एंटीजन हो सकता है। और प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बना होता है, वो मिलके बना होता है अमाइनो एसिड्स से। वो किससे मिलके बना होता है, अमाइनो एसिड्स से। और प्रोटीन के जो ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिटोप, एपिटोप। अब वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंस, कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो जिसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, पैराटोप। एपिटोप क्या होते हैं, लगभग 6 अमाइनो एसिड्स जो है वो मिलके एक एपिटोप बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, एक एपिटोप। और एपिटोप जो है इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पैराटोप। और पैराटोप हम बता चुके हैं आपको कि पैराटोप क्या होता है। पैराटोप क्या होता है, 6 सीडीआर, एक एंटीबॉडी के 6 सीडीआर मिलके एक साइट बनाते हैं, जिस साइट के ऊपर एंटीजन बाइंड करता है उस साइट को बोलते हैं पैराटोप। एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर, और एंटीजन के अंदर उस साइट को क्या बोलते हैं, एपिटोप। तो एपिटोप एंड पैराटोप का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से क्लियर हो जाता है कि एंटीजन के ऊपर कुछ साइट प्रेजेंट होती है, और जिस साइट को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है किसके द्वारा, रिकॉग्नाइज्ड बाय पैराटोप ऑफ एन एंटीबॉडी।
बॉडी, उसको बोला जाता है एपिटोप। एपिटोप प्रोटीन भी हो सकता है, एंटीजन प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर एंटीजन प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। और 6 अमाइनो एसिड जरूरी होते हैं किसी एक एंटीजन के अंदर एपिटोप बनाने के लिए। अगर 6 से कम अमाइनो एसिड हैं तो वो एपिटोप की तरह बिहेव नहीं करेगा, एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। और एंटीजन की अगर हम बात करें, एंटीजन की ही अगर हम बात करें एक और कॉन्सेप्ट में कि एंटीजन क्या होता है, विच ELICT विच इलिक्ट द इम्यून रेस्पॉन्स, जो इम्यून रेस्पॉन्स को जो है वो जगा दे, उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। इसके अंदर कैपेसिटी होती है इम्यूनोजेनिसिटी की और एंटीजेनिसिटी की। विच इलिक्ट द इम्यून रेस्पॉन्स इज नोन एज एंटीजन, जो इम्यून सिस्टम को छेड़ दे उसको क्या होता, छेड़ने के बाद क्या होता, जैसे इम्यून रेस्पॉन्स किसी भी पार्टिकल के अगेंस्ट अगर कोई अपना रेस्पॉन्स दे रहा है, वो क्या होगा, वो होगा हमारे, वो क्या होगा, वो होगा एंटीजन। अब एक और कंडीशन आती है जिसको बोला जाता है ऑटो इम्यूनिटी। एक कंडीशन आती है जिसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, अवर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय अवर ओन बॉडी टिश्यू, हमारे खुद के बॉडी टिश्यू को ही जो है वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। उसके अंदर अब काबिलियत नहीं बची कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस कर पाए। उस कंडीशन को बोला जाता है ऑटो इम्यूनिटी। और कुछ बीमारियां हो जाती हैं इसकी वजह से, जिसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज का अगर हम एग्जांपल दें तो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज एक एग्जाम्पल है किसका, ऑटो इम्यून डिजीज का। दिस इज द ऑटो इम्यून डिजीज। हमारी खुद की बॉडी ने हमारी खुद की बॉडी के टिश्यू के अगेंस्ट ही एक्शन ले लिया। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इंसुलिन नहीं होता बॉडी के अंदर, बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। और एग्जांपल एक होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज IBD, और एग्जांपल SLE सिस्टेमिक ल्यूपस अरिथ्रोमेटस, ठीक है, अरिथ्रोमा, सिस्टेमिक ल्यूपस अरिथ्रोमा, ठीक, ये हो गया इसका एग्जांपल। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और कौन सा एग्जांपल हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो न्यूरॉन की माइलिन शीट है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है हमारा इम्यून सिस्टम, वो होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल डैमेज्ड। तो ऑटो इम्यून कंडीशंस बहुत सीरियस कंडीशंस होती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कुछ कंडीशंस की वजह से हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही रेस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, उसको बोला जाता है ऑटो इम्यूनिटी। आवर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय आवर ओन बॉडी टिश्यू और टेक एक्शन। डिस्ट्रॉय भी नहीं बोलेंगे, अगर हम इसको बहुत अच्छे से अगर बात करें तो हम इसको बोलेंगे आवर इम्यून सिस्टम टेक एक्शन अगेंस्ट आवर ओन बॉडी टिश्यू, आवर ओन बॉडी सेल्स, उसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यूनिटी। उसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यूनिटी। तो ये जो पार्ट है इम्यून सिस्टम वाला वो कवर हो गया है। इसके बाद जो हम पार्ट करने वाले हैं वो पार्ट रहेगा इकोलॉजी का पार्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें एक चैप्टर आता है जिसको बोला जाता है क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वहां से काफी बार क्वेश्चंस जो है वो अराइज हुए हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से। और उसका कुछ पार्ट जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि इवोल्यूशन से कोऑर्डिनेट कर रहा है, कुछ पार्ट ऐसा लगेगा जैसे इवोल्यूशन से वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो इवोल्यूशन से थोड़ा मिलता जुलता सा पार्ट लगेगा। तो आपको अगर इन दोनों के अंदर मार्क्स स्कोर करने हैं, आप ये चाहो कि इकोलॉजी और इवोल्यूशन के अंदर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो, तो आपको दोनों साथ में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज ये, जब कोई आपको टीचर पढ़ा रहा होता है उस कंडीशन में आपका जो सबसे जरूरी काम ये होता है कि वो क्या बोल रहे हैं वो उसको सुनो। नोट्स जो है वो बनता रहेगा, सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं आप उस चीज को सुनने की कोशिश करो। और नोट्स में केवल वो चीजें नहीं आती जो यहाँ बोर्ड पे लिखी जा रही हैं, नोट्स में वो चीजें भी आती हैं जो हम लोग आपको ओरली बता रहे हैं, जो हम आपको बोल के बता रहे हैं, वो भी नोट्स का ही पार्ट है। तो एक एक चीज जो यहाँ बोली जा रही है वो सब के सब क्या है, वो सब के सब है नोट्स। तो उन पे भी ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही उसको राइट अप करो। जैसे कि अगर मैं हिंदी में उसको अगर इलेबोरेट कर रहा हूं, आपको हिंदी में समझा रहा हूं, तो आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो। इतने मैच्योर आप हो कि आप उसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सको कि आपको कैसे लिखना है उसको इंग्लिश में। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो लैंग्वेज है, हिंदी इज बेस्ट अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। सबसे अच्छा जो आपको जो चीज समझ में आ सकती है वो हिंदी से बेटर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आ सकती। यहां हिंदी में हम जो बोलेंगे उसका मतलब वही निकलेगा, इंग्लिश में लैंग्वेज का मतलब, लैंग्वेज के जो वो है वो चेंज हो, मायने जो है वो चेंज भी हो जाते हैं काफी बार। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये मत देखें कि बोर्ड पे क्या लिखा है, आप इस पे भी ध्यान दो कि बोला क्या जा रहा है, टीचर आपको क्या बोल रहा है। वो सारी की सारी चीजें नोट करने की है, जो भी बोला जा रहा है वो साथ में जो लिखा जा रहा है वो तो है ही, जो बोला जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए इन चीजों को थोड़ा धीरे धीरे आप एनालाइज करना स्टार्ट करो, आप सीखो कि वो क्या बोल रहे हैं, तो साथ साथ उसको भी राइट अप के अंदर आप लेके आओ। इतना हमारे पास स्पेस नहीं होता है कि हम अगर लिखना शुरू करेंगे नोट्स तो आपकी एक क्लास 5-5 घंटे की चली जाएगी। एक अगर 1.5 घंटे की क्लास है, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स। इसलिए कोशिश ये रहती है कि मेन जो पार्ट है वो हम लोग इस पे मेंशन कर देते हैं, और आपका जो जिम्मेदारी, आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है, जो हम लोग बोल रहे हैं उसको भी आप लिखना स्टार्ट करें, उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं अच्छे से, वो आपके लाइफ टाइम काम आते रहेंगे वो वाले नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि रहेगा इकोलॉजी का पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, कुछ स्टूडेंट्स को वो इकोलॉजी वाला पार्ट जो है वो बोरिंग जैसा लगता है, लेकिन इकोलॉजी कोई बोरिंग पार्ट नहीं होता है। इकोलॉजी जो है वो बहुत स्कोरिंग पार्ट है, क्वेश्चंस आते हैं, यहां भी क्वेश्चंस आते हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइफ साइंसेस के, इकोलॉजी और इवोल्यूशन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आते रहेंगे, कभी स्किप नहीं हुए हैं इकोलॉजी और इवोल्यूशन से क्वेश्चंस। तो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी है, बोरिंग की बजाय उसको इंटरेस्टिंग हम लोग बनाने वाले हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी का पार्ट। आप लोगों को क्या करना है, वीकली जो है अपना एक तो रिवीजन वीकली और दूसरा मंथली रिवीजन करना है। आपके पास 2 मंथ है, जो भी पूरा वीक में कवर करवाया जा रहा है उसका रिवीजन विद इन वीक ऑन दैट संडे। संडे को आपको पूरा रिवाइज करना है, जो भी आपने पूरा पिछले वीक में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, साथ की साथ में मंथली रिवीजन भी आपको देना है उसके साथ साथ, तब जाके कुछ हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप पढ़ते जा रहे हो रीड करते जा रहे हो, एक धुंधली मेमोरी रह जाएगी आपके अंदर, एक धुंधली मेमोरी रह जाएगी। 4 ऑप्शन आते हैं, आप 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज ही होके रह जाओगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपके ने रिवीजन किया है, आप पिन पॉइंट उसके आंसर को लगाओगे कि यस दिस इज द बी, द आंसर इज द बी। इसलिए अवॉइड करो, जो धुंधली मेमोरी है उसको अवॉइड करो, आपके को क्लियर कट आंसर पता होना चाहिए। उसके लिए आपको वीकली और मंथली रिवीजन जो है वो नेसेसरी है, और जितना मैक्सिमम रिवीजन हो उसके आप रिवीजन कंटिन्यू रखें।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मोटिवेटेड रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।